Good morning, students. In today's lecture, we will start with the topic of Unit 3rd laser line broadening mechanisms. तो ब्रॉडनिंग इज़ बेसिकली कि ऑल द कोई भी अगर हम किसी भी रेडिएशन की बात करें तो ऑल द रेडिएशन इज़ नॉट परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक. जैसे ऑर्डनरी सोर्स है वो तो उस मोनोक्रोमेटिक होता ही नहीं, ब्रॉडन होता है. लेज़र लाइट पे जो भी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक है वो भी कम्प्लीटली नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें भी क्या होती है, कुछ ना हमें ब्रॉडनिंग मिलती है. तो आज हम इन टूडेज लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइन ब्रॉडनिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म्स. तो बेसिकली वी कैन डिवाइड द लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म्स इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग. So homogeneous broadening is basically homogeneous, मतलब effect of broadening is uniform for all the atoms of the medium. All the atoms are broadened by the same level or same frequency. So उसको हम कहेंगे homogeneous broadening. तो homogeneous broadening are of two types, that is natural broadening and collision broadening. Similarly second is inhomogeneous broadening. In this case डिफरेंट एटम्स जो होंगे उनको एट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो ब्रॉडनिंग होगी, इफेक्ट ऑफ ब्रॉडनिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, इज नॉट सेम फॉर ऑल द एटम्स. नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शंस वी विल डिस्कस दिस ब्रॉडनिंग्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस नेचुरल ब्रॉडनिंग, देन कोलिजन ब्रॉडनिंग एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डॉपलर ब्रॉडनिंग. तो नाउ व्हाट इज नेचुरल ब्रॉडनिंग? नेचुरल ब्रॉडनिंग मतलब जो एटम्स के अंदर नेचुरली खुद ही मिलती है हमें. अब एटम्स है, हमें पता है, अब ड्यू टू अस हमें वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी हैव डेल्टा ई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच कट. डेल्टा टी है इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टेट ऑफ एन एटम. हर एक स्टेट में क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. तो डेल्टा ही होगी एक्साइटेड स्टेट में होने की उसकी अनसर्टेनिटी एंड ठीक है, एंड डेल्टा टी इज डेट इन इट्स लाइफ टाइम मेजरमेंट, मतलब एक्साइटेड स्टेट में है तो उसकी लाइफ टाइम जो उसकी होगी उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है और ग्राउंड स्टेट में कितनी अनसर्टेनिटी है. तो स्प्रेड ऑफ एनर्जी ऑफ एन एटमिक स्टेट, मतलब अगर ये जो लेवल्स है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, अगर ये ब्रॉडन नहीं है तो मतलब इन शार्पली अगर डिफाइंड है तो इस तरह से होंगे, लेकिन समटाइम्स क्या होते हैं, ब्रॉडन्ड हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से दे गेट स्प्रेड आउट. तो स्प्रेड ऑफ एनर्जी ऑफ एन एटमिक स्टेट ऑफ लाइफ टाइम टाउ सी. इफ़ ये जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, अगर हम मान लें कि इसका लाइफ टाइम टाउ सी है तो इसी कितने लेवल से स्प्रेड होगा, वो किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे पास, एच कट बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होगा, टाउ सी. तो अगर हमारे पास उसकी लाइफ टाइम किसी भी स्टेट में अगर ज़्यादा है तो उसकी जो स्प्रेडिंग एनर्जी है वो क्या होगी, कम, और ब्रॉडन क्या होगा, वो कम होगा. तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्रॉडनिंग है एनर्जी लेवल्स की वो किस पे डिपेंड करिए, लाइफ टाइम ऑफ एन स्टेट. वी नो डैट कि ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट में जो लाइफ टाइम होती है एटम्स की वो क्या होती है, इन्फिनिटी, क्योंकि हर एटम ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहता है. तो इसका मतलब है जो ग्राउंड स्टेट होती है वो क्या होगी, शार्पली डिफाइंड, वो ब्रॉडन नहीं होती. तो ग्राउंड स्टेट इज शार्पली डिफाइंड. तो ग्राउंड स्टेट इज शार्पली डिफाइंड बिकॉज लाइफ टाइम ऑफ अ ग्राउंड स्टेट इज इन्फिनिटी. सिमिलरली वी कैन से दैट अ मेटास्टेबल स्टेट लाइफ टाइम कितना होता है, 10-10 सेकेंड मोर होता है दैन दैट ऑफ ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट. तो जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होगा, एनर्जी स्प्रेड होगा मेटास्टेबल स्टेट का, वो क्या मिलेगा हमें, कम मिलेगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट. Thus द फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड होगा ऑफ द स्पॉन्टेनियसली एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन, जो फ्रीक्वेंसी हमें स्प्रेड मिलता है, मान लो यहाँ से लाइन आ रही है वेवलेंथ, तो इसमें जो भी लेज़र लाइट हमें मिलेंगी, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड ऑफ द स्पॉन्टेनियसली एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एनी टू लेवल्स ऑफ एन एटम. कोई भी हमें अगर बिटवीन टू लेवल्स में अगर एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी. तो जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगी वो कितनी स्प्रेड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ ईच लेवल, की एक्साइटेड स्टेट जो है हमारा वो कितने टाइम से ब्रॉडन्ड हो रहा है और ये लेवल जो है वो कितने इफेक्ट से ब्रॉडन्ड हो रहा है.
will depend upon the width of each level involved. So if two levels involved in the transitions are broadened by amounts delta omega 1 and delta omega 2, मतलब excited state will get broadened by amount delta omega 2 and ground state get broadened by the amount delta omega 1. So resulting line width can be given as delta omega is equal to delta omega 1 plus delta omega 2. अगर हम क्लासिकली बात करें, हमने देखा क्वांटम मैकेनिकली, दिस इज ऑल डिस्कशन जो हमने लाइन ब्रॉडनिंग की वो हमने की क्वांटम मैकेनिकली. इफ वी डिस्कस नाउ द नेचुरल ब्रॉडनिंग रिलेटेड टू क्लासिकली, तो क्लासिकली हम क्या बात करेंगे, इफ वी कंसीडर द एमिशन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम एज दैट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. वी आर कंसिडरिंग कि जो एमिशन हो रहा है एक्साइटेड स्टेट का वो किस तरीके से हो रहा है, एज दैट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. और कोई भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, डीके. एंड चूज द डीके टाइम ऑफ द ऑसिलेटर. हमने क्या डीके टाइम ऑसिलेटर का चूज़ किया, टाउ. तो जो रेडिएटेड फील्ड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईटी. रेडिएटेड फील्ड मतलब जो एमिशन होगा, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, वो जो उसके फील्ड होगा किसके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईटी इज इक्वल टू ई नोट ई माइनस टी बाय टाउ कोस ओमेगा नोट टी. बिकॉज जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या होगी, साइनसोइडल होती है हमारे पास, तो इसलिए कोस आएगा. और क्या होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेसिकली वो, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे. तो ई टी इज इक्वल टू ई नोट ई माइनस टी बाय टाउ कोस ओमेगा नोट टी. तो कोस ओमेगा नोट टी को हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख सकते हैं, ई नोट बाय 2 ई आइटा ओमेगा नोट टी प्लस ई माइनस आइटा ओमेगा नोट टी. और हमने क्या किया, टाउ को सिग्मा बाय 2 से वी हैव रिप्लेस्ड. तो हमारे पास आ गया यहाँ पे ई माइनस सिग्मा बाय 2 टी. तो वेयर सिग्मा बाय 2 को हम क्या बोल रहे हैं, डीके रेट है, और सिग्मा क्या है, इंटेंसिटी डीके रेट. नाउ इनको हम कंबाइन कर लेंगे. ई टी क्या हो गया, ई नोट बाय 2 ई आइटा ओमेगा नोट आइटा सिग्मा बाय 2 टी ई नोट ई माइनस आइटा ओमेगा नोट माइनस आइटा सिग्मा बाय 2 टी. अब हम इसका क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म. इसको टाइम पीरियड हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में. तो विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आएगा, ई ओमेगा 0 से इन्फिनिटी ई टी ई माइनस आइटा ओमेगा टी टी टी. तो 0 से इन्फिनिटी ई नोट बाय टी ई आइटा, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ ई टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब नाउ इंटीग्रेट करेंगे हम इसको. तो ई नोट बाय टी आइटा ओमेगा नोट माइनस ओमेगा प्लस आइटा सिग्मा बाय 2 माइनस आइटा ओमेगा नोट प्लस ओमेगा माइनस आइटा सिग्मा बाय 2. तो जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इंटेंसिटी जो भी होती है हमारी किसकी प्रोपोर्शनल होगी, इस प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ई ओमेगा का स्क्वायर. इफ़ वी आर कन्फाइंड टू द विसिनिटी, मतलब हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है. जो हमारे पास विसिनिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी अगर हम यही ले ओमेगा नोट, तो हमें क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रल डेंसिटी ई ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ओमेगा कंजुगेट. स्पेक्ट्रल हो गया हमारे पास. इसका हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा नोट माइनस ओमेगा प्लस आइटा सिग्मा बाय 2 माइनस आइटा ओमेगा नोट प्लस ओमेगा हमने कंजुगेट लिया. तो ई ओमेगा का जो एम्पलीट्यूड है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग सिर्फ फ्रिक्वेंसी की टर्म्स को ही कंसीडर लेके चल रहे हैं, बाकी टर्म्स को हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, फ्रिक्वेंसी को ही देखना. तो 1 बाय ओमेगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस सिग्मा बाय 2 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो जो कर्व्स है जिनका फंक्शनल डिपेंडेंस इस तरह से होता है उसको हम बोलते हैं लॉरेंटियन कर्व. द ई ओमेगा स्क्वायर विल बी मैक्सिमम. अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट. व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, ई ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बाय 2 का होल स्क्वायर. एंड इट विल बी इट्स हाफ मैक्सिमम. हाफ मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 का होल स्क्वायर, और ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा बाय 2, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस माइनस सिग्मा बाय 2. हाफ विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन कैसे आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 2 बाय टाउ. तो इट इज़ हाफ विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन.
वेयर टाउ को हम क्या बोल सकते हैं, 2t स्पॉन्टेनियस ऑफ द अपर स्टेट ऑफ द एटम एंड इज इक्वल टू 2/A21। वेयर A21 क्या होता है आपको पता है, स्पॉन्टेनियस, हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट। लाइन शेप फंक्शन अगर हम ड्रा करें जो सिर्फ फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट, और इसको हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आएगा ये चीज़। तो सिर्फ हम अब क्या ले रहे हैं, जी ओमेगा बेसिकली क्या, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिग्मा मेरे पास किसके इक्वल था, डेल्टा ओमेगा बाय 2। तो सिग्मा को मैंने उससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा ओमेगा बाय 2 का होल स्क्वायर। एंड देन मेरे पास ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा। तो लाइन शेप फंक्शन इज इक्वल टू दिस, नॉर्मलाइजिंग बाय नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पे हम डेल्टा ओमेगा का नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, तो जी ओमेगा ये आ गया। अभी प्लॉट था जी ओमेगा वर्सेस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग फ्रिक्वेंसी के साथ प्लॉट करेंगे। तो इस तरीके से वी गेट द लोरेंजियन कर्व, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा नोट, एंड जो लाइन विड्थ है वो क्या है, डेल्टा ओमेगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सिग्मा। तो ये था हमारे पास कोलिजन दिस इज वी हैव डिस्कस द नेचुरल ब्रॉडनिंग और इंट्रिंसिक ब्रॉडनिंग। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज कोलिजन ब्रॉडनिंग। अब कोलिजन ब्रॉडनिंग है, हम लोग जो नेम से ही पता चल रहा है कि कोलिजन ब्रॉडनिंग किस कारण होगी, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एटम्स विद अदर एटम्स और आयंस और वॉल्स ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर हमने गैस को कंटेन किया हुआ है। तो उसके कारण जो हमें ब्रॉडनिंग मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन ब्रॉडनिंग। तो कोलिजन ब्रॉडनिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू सडन चेंज ऑफ एटमिक रेडिएशन। अब कोई रेडिएशन निकल रही है, अब वो एटम फिर से कोलाइड कर गया, तो जो रेडिएशन है उसका जो फेज़ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय कोलिजन ब्रॉडनिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू सडन चेंज ऑफ एटमिक रेडिएशन by collision of atoms with other atoms, ions or walls of the container of a gas at high temperature. During the emission of a photon, emission निकलने वाला फोटोन है लेकिन एटम दूसरे एटम के साथ क्या कर जाता है, कोलाइड। तो जो फोटोन निकलेगा हमारे पास, जो उसका फेज होगा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो उस वजह से जो हमें ब्रॉडनिंग मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन ब्रॉडनिंग। तो ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ अ फोटोन इफ सच अ कोलिजन ऑफ शॉर्ट टाइम टेक्स प्लेस, अगर इस तरह से एटम्स जो है वो दूसरे एटम के साथ कोलाइड कर जाता है तो देयर इज चेंज इन फेज। हमें जो रेडिएटेड वेव है उसके अंदर क्या मिलेगा, एक चेंज मिलेगा, देयर इज चेंज इन फेज 5 ऑफ द रेडिएटेड वेव ट्रेन एंड द एमिटेड वेव्स, जो एमिटेड वेव्स होंगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टी इज इक्वल टू ई माइनस आइटा ओमेगा नॉट टी माइनस 5। Since there are large number of atoms and this change in phi is discontinuous at each collision, so this random जो होगा, मतलब large number of atoms है तो हर एक एटम दूसरे एटम के साथ कोलाइड करेगा, तो जो चेंज इन phi होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। सो दिस रैंडम डीफेजिंग कोलिजन लीड्स टू ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। अब हम क्या करेंगे, वी गॉट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1. The Fourier transform equation 1 is given by e omega 1/2 pi t naught से t naught plus tau e naught e minus omega naught t minus phi e iota omega t dt, where tau represents the time between two successive collision. We have taken the t naught or t naught plus tau because phase phi remains constant between t naught and t naught plus tau. After collision, after time tau, atom get collide with other atom और उसमें क्या होगा, उसका जो फेज है फाई रिमेन्स फेज फाई चेंजेस अब्रप्टली रैंडमली। तो ई ओमेगा हम वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो ई ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट बाई पाई ई माइनस आइटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी माइनस फाई माइनस आइटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी नॉट, इंटीग्रेट पुट द लिमिट्स टी नॉट एंड टी नॉट प्लस टाउ ई नॉट बाई 2 पाई ई माइनस आइटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी नॉट प्लस टाउ ई आइटा फाई माइनस ई माइनस आइटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी नॉट ई आइटा फाई आइटा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब ये कॉमन टर्म, हम तो इन दोनों में कॉमन टर्म है क्या है, ई माइनस आइटा ओमेगा नाइट माइनस ओमेगा
टी नोट इसको हम बाहर निकालेंगे ई आइटा फाई को, अंदर हमारे पास ये बच गया, फिर ई नोट बाय 2 पाई ई आइटा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट टी नोट प्लस आइटा फाई ई आइटा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट टाउ माइनस 1 divided by iota omega minus omega naught. Frequency distribution of intensity is given by I omega is directly proportional to E omega square, E omega E conjugate omega. Then E naught by pi का स्क्वायर, इसको जब हम कंजुगेट खोलेंगे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E नोट बाय पाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा नोट टाउ बाय 2 ओमेगा माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर. सिंस तो मेरे पास क्या आ गया, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी. सिंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ रेडिएशन इज फ्रॉम एटम्स विच हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाउ, मतलब हर एक एटम के लिए जो टाउ की वैल्यू वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो इक्वेशन 1 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय पी टाउ डी टाउ. पी टाउ डी टाउ के प्रोबेबिलिटी कि हर एक एटम जो है वो कोलाइड करेगा बिटवीन टाउ एंड टाउ प्लस डी टाउ. प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी एटम की कोलाइड करने की. तो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी p tau d tau is equal to 1 by tau naught e minus tau by tau naught d tau, where tau naught क्या है, represents the mean time between two successive collisions. Since 0 से infinity p tau d tau क्या होगा 1 and 0 से infinity tau p tau d tau क्या होगा tau naught, ये क्या एवरेज वैल्यू और ये क्या है नॉर्मलाइजिंग जो हम करेंगे. तो p tau d tau प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 और जब इसकी एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आता है टाउ नॉट. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, जी ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा नोट टाउ बाय 2 ओमेगा माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर. इंटीग्रेट करेंगे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू ये आ गया, फ्रीक्वेंसी टर्म हमने लिख दी दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी से. प्रोबेबिलिटी क्या है कोलिजन की, ई माइनस टाउ बाय टाउ नोट 1 बाय टाउ नोट डी टाउ. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस जी ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 1 बाय टाउ नोट का स्क्वायर. साइन स्क्वायर को एक्सपोनेंशियल के टर्म में खोल के इसको जब इंटीग्रेट करेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय टाउ नोट स्क्वायर. और नॉर्मलाइजेशन वी गॉट द जी ओमेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज टाउ नोट बाय पाई 1 by 1 प्लस ओमेगा नोट माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर टाई नोट स्क्वायर. दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी क्या होती है लॉरेंजियन डिस्ट्रीब्यूशन. द पीक ऑफ दिस कर्व इज एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट. जो पीक हमें मिलती है इस कर्व की वो कब मिलेगी, ओमेगा जो इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा नोट एंड इज इक्वल टू टाउ नोट बाय पाई. और हाफ ब्रेड्थ कब मिलेगी, जब ओमेगा माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय टाउ नोट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा. तो ओमेगा नोट माइनस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय टाउ नोट. हाफ ब्रेड्थ मतलब जो इसकी वैल्यू हाफ होगी. तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय टाउ नोट. सिंस टाइम इंटरवल टाउ नोट बिटवीन द कोलिजन्स इज गिवन बाय टाउ नोट इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय मीन वेलोसिटी. तो मीन फ्री पाथ हमने पढ़ा हुआ है और मीन वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है. तो वी पुट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ एंड मीन वेलोसिटी एंड देन वी गॉट द एवरेज लाइफ टाइम एज दिस. तो दिस इज ये था हमारे पास कोलिजन ब्रॉडनिंग. इन नेक्स्ट क्लासेस तो इन अ गैस द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फ्री एंड आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन विद हाई थर्मल वेलोसिटीज, with high velocities. Due to Doppler effect, we know Doppler effect, we have already studied it in class 12th. And due to Doppler effect, there is a shift in the frequency of radiation emitted by such atoms. कि हमें पता है कि डॉपलर में क्या होता है, अगर कोई भी सोर्स है वो हमारे ऑब्जर्वर के पास आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या लगती है उसकी हाई, और जब वो दूर जा रहा होता है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लगती है कम. तो सिमिलरली इज इन द केस ऑफ एटम्स. इफ द एटम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, the frequency of radiation emitted or absorbed appear to be higher than those at rest उन atoms के लिए. Whereas the receding atoms, अगर कोई atom of source से दूर जा रहा है तो atoms emit or absorb a lower frequency. Since atoms in a gas are randomly moving in all directions, so the spectral line जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, spread over a range of frequencies. मतलब हर एक frequencies different broadened होंगी. Hence the broadening is inhomogeneous.
इफ द एटम इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड न्यू नोट जो है इज द फ्रीक्वेंसी एट v इज इक्वल टू 0, then from Doppler's effect we have v is equal to v naught 1 plus mu by c, और v is equal to v naught plus mu v naught by c. जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, v माइनस v naught by v naught is equal to mu by c. Using Maxwellian distribution of velocities, the probability of an atom having velocity component u and u plus du at temperature T is given by pu du is equal to root m pi 2 pi kt exponential minus mu square by 2 kt du, where m is the mass of the atom. Using equation 1, in this equation we get pu du pv dv is equal to m by 2 pi kt exponential minus mc square by 2 kt v minus v naught square by v naught c by v naught dv. Now we have c by v naught under root m by 2 pi kt exponential minus mc square by 2 kt v minus v naught by v naught का whole square dv. For line shape we can write function or frequency, we can write g omega is equal to c by omega naught under root m by 2 pi kt exponential minus m by 2 kt omega minus omega naught square c square omega naught square. This is a Gaussian curve हमें मिलेगा. तो जी मैक्सिमम ओमेगा क्या होगा हमारे पास, सी बाय ओमेगा नॉट अंडर रूट एम बाय 2 के टी, वेयर जो माइनस वो हमें कैसे मिलेगा, अगर ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो किसके इक्वल होगी, 0, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट. और हमें लाइन विड्थ निकालने के कौन सी मिलेगी, जब किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो ये वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ. उस पर हमें क्या मिलती है, लाइन विड्थ. ये जी मैक्सिमम हो गया. लाइन विड्थ हमें क्या मिलेगी, जब जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ. तो वो कब होगी, हाफ जी मैक्सिमम ओमेगा किसके इक्वल होगा, सी बाय 2 ओमेगा नॉट अंडर रूट एम बाय 2 के टी. वो कब होगा, जब एक्सपोनेंशियल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल. तो एम बाय 2 के टी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट्स का होल स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू log 2, और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट बाय सी अंडर रूट 2 के टी बाय एम log 2. दिस गिव्स फॉर फुल विड्थ, हाफ विड्थ, that is full width at half maxima. In Doppler broadening हमें क्या मिलेगी, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा नोट अंडर रूट 2 के टी एम सी स्क्वेयर log 2. तो हर एक केस में हमने क्या निकाला है, मैक्सिमम और फुल विड्थ. तो ये भी हमें क्या हो गया, दिस इज द डॉपलर broadening. तो in today's lecture we have discussed the line broadening mechanisms. First natural broadening, then collision broadening, and after that the last Doppler broadening. So this is the last article from unit 3 which we have left. Okay.